यूक्रेनी राजनीति में एकदम अप्रत्याशित मोड़ आया है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री के पद से हटाए गए मिखाइल फेदोरोव यूक्रेन में चुनाव कराने की अपील के तुरंत बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए रवाना हो गए, नई रक्षा तकनीकों के क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से कम मिखाइल फेदोरोव की टीम में तो वाशिंगटन यात्रा का यही आधिकारिक कारण बताया गया है। कहा जा रहा है कि मिखाइल फेदोरोव युद्ध और यूक्रेनी स्टार्टअप से जुड़े कई प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रहे हैं और उनमें से एक निवेश फंड होगा। हालांकि अन्य सूत्रों का कहना है कि मिखाइल फेदोरोव अमेरिका में राजनीतिक समर्थन हासिल करने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद राजनीतिक करियर बनाने का फैसला किया है। लेकिन खुद मिखाइल फेदोरोव ने आज के इंटरव्यू में कहा कि वो अमेरिका में किसी भी अमेरिकी राजनेता या अधिकारी से नहीं मिलेंगे। वह यूक्रेन में सुधारों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो सैन्य तकनीकों के विकास से जुड़ी हैं। इसलिए मुलाकातें भी इसी से संबंधित लोगों के साथ तय की गई हैं। लेकिन ये यात्रा ठीक उसी समय हो रही है जब खुद मिखाइल फेदोरोव ने व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ अपनी 7 साल की संयुक्त कार्यकाल में सबसे तीखा राजनीतिक नाता तोड़ लिया है। और राजनीतिक पृष्ठभूमि को नजरअंदाज करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। आइए अब मिलकर समझते हैं कि असलियत क्या है, फेदोरोव की अमेरिका यात्रा के पीछे क्या है और आज उन्होंने हमारे लिए क्या नया खुलासा किया है। मेरा नाम अलेक्सी पेचिए है। आइए इस विषय पर मिलकर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। तो ब्रिटिश प्रकाशन द गार्जियन लिखता है कि यूक्रेन के पूर्व रक्षा मंत्री मिखाइल फेदोरोव को जल्दी ही लामबंदी से छूट मिल गई और वे अगले हफ्ते ही संयुक्त राज्य अमेरिका जा रहे हैं। द गार्जियन के अनुसार युद्ध के दौरान चुनाव वापस लाने की अपील के बाद वे वॉशिंगटन की राजनीतिक समर्थन हासिल करने का इरादा रखते हैं। मैं याद दिला दूं, फेदोरोव खासतौर पर युद्ध के दौरान ही चुनाव कराने का प्रस्ताव रखते हैं क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि युद्ध और कितने समय तक चलेगा। इस विषय पर मेरे पास इसी YouTube चैनल पर एक अलग एपिसोड है, तो आप वहां जाएं, देखें ताकि आप पूरा संदर्भ समझ सकें। और आज ही मिखाइल फेदोरोव ने खुद इस अमेरिका यात्रा के बारे में मेरे पूर्व सहयोगियों चैनल 24 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया। पत्रकार द्वारा सीधे पूछे गए सवाल पर कि क्या वह, जैसा कि कुछ मीडिया ने लिखा था, योजना बना रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति या अमेरिकी राजनीतिक वर्ग का समर्थन हासिल करने की योजना बना रहे हैं, फ्योडोरोव ने जवाब दिया, उद्धरण, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता ऐसी खबरें कहां से आती हैं। ये हमारा आंतरिक मामला है। विदेश में संवाद शुरू करना और इसे किसी तरह आगे बढ़ाना मुझे यह व्यक्तिगत रूप से स्वाभाविक नहीं लगता। मैं चाहता हूं कि हम इसे समाज के साथ मिलकर चर्चा करें। ये हमारा अपना काम है, हमारे देश के अंदर का मामला है। बाहर से कोई भी हम पर कोई सवाल थोप नहीं सकता, ना ही ये तय कर सकता है कि कौन से सवाल उठें। हमें खुद तय करना है कि क्या करना है। इसलिए ये सच नहीं है। तो जैसे कि इस अमेरिका यात्रा का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हालांकि फेदोरोव ने चैनल 24 को दिए इंटरव्यू में इस बात पर सक्रिय रूप से टिप्पणी की कि यूक्रेन में चुनाव कैसे कराए जाने चाहिए, और उन्होंने कहा कि वो पहले से ही उन विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे हैं जो युद्ध के समय चुनाव कैसे कराए जाएं इस पर काम कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन के लिए ये पहली बार है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ और इसके साथ क्या करना है ये बहुत कम लोग समझते हैं। और मिखाइल फेदोरोव ने यह भी याद दिलाया कि खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पिछले साल दिसंबर में संसद यानी वेरखोवना रादा को युद्ध के समय चुनाव कराने के लिए कानून बनाने का निर्देश दिया था। वास्तव में मैं याद दिला दूं, डोनाल्ड ट्रंप की पहली अपीलों के बाद, याद है जब बातचीत की प्रक्रिया जैसे सक्रिय हो गई थी, साल 25 के अंत में जेलेंस्की ने वाकई सांसदों को निर्देश दिया था कि बैठिए, एक आयोग बनाइए और कानून तैयार कीजिए कि हमें क्या करना है, चुनाव कैसे कराना है, युद्ध के दौरान ही। और मिखाइल फ्योडोरोव के अनुसार वही कानून पहले ही लगभग 70% तैयार हो चुका था, लेकिन फिर राष्ट्रपति जेलेंस्की के कार्यालय ने कानून बनाने की प्रक्रिया को रोक दिया। अमेरिका यात्रा का असली उद्देश्य फ्योदोरोव ने इस तरह बताया, उद्धरण, यह सबसे पहले उस काम से जुड़ा है जो मैं आज पूर्वी यूरोप फाउंडेशन के साथ कर रहा हूं। मेरे पास ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो फंड में अतिरिक्त धन जुटाने से जुड़ी हैं। कुछ पार्टनर्स के साथ खास मुलाकातें भी हैं। साथ ही मुझे लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण मुलाकातें भी हैं जो डिफेंस सेक्टर और निवेश आकर्षित करने से जुड़ी हैं। ये मुलाकातें यूरोप में भी होंगी और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, यानी ये नए प्रोजेक्ट्स के विकास के बारे में है।
इलोन मस्क से संभावित मुलाकात के सवाल पर फेडोरोव ने टालमटोल भरा जवाब दिया। उदाहरण देखते हैं। मुझे यकीन है इस चरण पर आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर मिखाइल फेडोरोव कौन से ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रहे हैं जिनके लिए वे अलग से वेंचर फंड खोल रहे हैं और इसके लिए निवेश भी जुटाएंगे। और यहाँ इस सवाल में फेडोरोव ने पूरी विस्तार से जवाब दिया। पहला प्रोजेक्ट एक वेंचर फंड है जो यूक्रेनी स्टार्टअप्स और डेवलपर्स में निवेश के लिए पश्चिमी फंड्स को आकर्षित करेगा, जिसमें सस्ती मिसाइलों को प्राथमिकता दी जाएगी। उनके अनुसार भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ होने वाली जंग में इन्हीं का सबसे बड़ा रोल होगा। और साथ ही फ्रंट लाइन की पहली पंक्ति में रोबोटीकरण और सेंसर आधारित सुसज्जीकरण किया जाएगा ताकि पैदल सेना को पूरी तरह या अधिकतम हद तक लगातार ड्रोन हमलों से बाहर निकाला जा सके। दूसरा प्रोजेक्ट है सिंकतांग। ये एक विश्लेषणात्मक केंद्र है जहां विशेषज्ञ सोच विचार करेंगे कि युद्ध को कैसे रोका जाए और रूस को कैसे हराया जाए। साथ ही संघर्ष के अगले चरणों के लिए खेल के नियम तैयार किए जाएं। ये मजेदार है, ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे पता है कि कई कंपनियों में, कम से कम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास से जुड़ी कंपनियों में, ऐसे सिंकतांग केंद्र होते हैं जहां वे सीधे पूर्वानुमान तैयार करते हैं और परिदृश्य बनाते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। विभिन्न विकल्पों पर विचार करते हैं, वगैरह वगैरह। मतलब ये एक बहुत ही शानदार आइडिया है। वास्तव में घटनाक्रम के जितने संभव हों उतने अधिक परिदृश्यों का आकलन करना, उस विकल्प को चुनना जो उपयुक्त हो, और यूं कहें अपनी सारी क्षमताओं और कार्यों को सबसे संभावित परिदृश्यों के अनुसार ढालना इस युद्ध में, और रूस को कैसे हराया जाए। तीसरा, शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिफेंस टेक के क्षेत्र में स्टार्टअप्स। अलग से फ्योदरोव, ये एक शानदार आइडिया है। कई विश्वविद्यालयों में सुधारों पर कोर्स की योजना बनाना, चुनना कि कौन उपयुक्त है, और मान लीजिए सवाल पर कि वे ठीक कहां से फंड जुटाने की योजना बना रहे हैं, फ्योदरोव ने अलग अलग संस्थागत फंड, बड़ी टेक कंपनियों और निजी निवेशकों का जिक्र किया। यानी ये सब पश्चिमी पैसे हैं। अलग अलग संस्थागत फंड हैं, बड़ी टेक कंपनियां हैं, निजी निवेशक हैं, यानी ये सब पश्चिमी पैसे हैं। मैं इसे इस तरह बनाना नहीं चाहूंगा कि इसका किसी तरह से सरकारी बजट से संबंध हो। मैं चाहूंगा कि हम विदेशों से संसाधन जुटाएं और यूक्रेन में प्रतिभाओं का समर्थन करें और अपने सैनिकों की मदद करें। लेकिन फिर भी आखिर फ्योडोरोव की अमेरिका यात्रा के राजनीतिक मकसदों को लेकर शक क्यों पैदा हुआ? मैं याद दिला दूं, मंगलवार 18 अगस्त को खुद फ्योडोरोव ने एक वीडियो संदेश जारी किया जिसमें उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से युद्ध के दौरान चुनाव कराने की अपील की। हालांकि यूक्रेन का संविधान मार्शल लॉ की स्थिति में इसे स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है। ये ऐसा कदम था जिससे फ्योडोरोव ने अपने पूर्व बॉस व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ अपने रिश्तों पर लगभग पूर्ण विराम लगा दिया। और अब वाशिंगटन पोस्ट इस कदम को फ्योडोरोव का राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की सत्ता के लिए हैरान कर देने वाली सीधी चुनौती बता रहा है जो यूक्रेनी एकता की मजबूती की परीक्षा ले सकता है। अपने संबोधन में व्लादिमीर जेलेंस्की का नाम लिए बिना फ्योदोरोव ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमला बोला, निर्णय लेने की अपारदर्शिता और उस व्यवस्था पर जिसमें वफादारी को योग्यता से ज्यादा इनाम मिलता है। आगे उनकी उद्धरण है, पुरानी व्यवस्था अक्सर अपने ही नियमों पर चलती है, वो खुद की रक्षा करती है, वो बदलाव से डरती है। बाद में फ्योदरोव ने इस विचार को और भी सख्ती से आगे बढ़ाया, सीधे स्लुगा नारोदा गुट के प्रमुख दाविद अराखामिया की ओर इशारा करते हुए, संकेत देते हुए कि रक्षा, फार्मा, जुए के कारोबार और कर क्षेत्र में किसी के निजी हित हैं। हालांकि उन्होंने भ्रष्टाचारियों के नाम बताने से इनकार कर दिया, सिर्फ इतना वादा किया, उद्धरण है, समय आएगा सभी यूक्रेनवासी इन नामों को जान जाएंगे। कुछ लोग उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों की रिकॉर्डिंग से जानेंगे, कुछ लोग पत्रकारों की जांच से जानेंगे। लेकिन यहाँ कुछ बिल्कुल अप्रत्याशित हुआ। याद दिला दूं, 1 महीने से भी ज्यादा समय तक प्रदर्शनकारी इवान फ्रांको चौक पर थिएटर के पास राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के कार्यालय के बाहर इकट्ठा हो रहे थे। वे राष्ट्रपति का नाम नहीं बल्कि उस व्यक्ति का नाम जोर जोर से बोल रहे थे जिसे उन्होंने हाल ही में बर्खास्त किया था। रविवार 16 अगस्त को 2000 आधिकारिक तौर पर 2000 लोग अपने बर्खास्त किए गए व्यक्ति के समर्थन में कार्डबोर्ड पोस्टर लेकर क्रेश्चातिक पर मार्च करते हुए निकले। ये एक मोड़ था। प्रमुख आयोजकों ने युद्ध के दौरान चुनाव कराने के विचार का विरोध किया और वास्तव में विरोध आंदोलन के समाप्त होने की घोषणा कर दी।
प्रदर्शन के आयोजक काज्यातिंस्की ने सभी का धन्यवाद किया जिन्होंने इस अभियान में भाग लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने नए रक्षा मंत्री येवेगेनी खमारियु को सीधे तौर पर सफलता की शुभकामनाएं भी दी, जिन्हें जेलेंस्की ने इस हफ्ते फ्योदोरोव के स्थायी उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया। प्रदर्शनकारी आंदोलन की वास्तविक उपलब्धियों के रूप में काज्यातिंस्की ने फ्योदोरोव की वापसी को नहीं, बल्कि मुख्य कमांडर सिरिस्की की बर्खास्तगी और मिखाइला ड्रोपातोवा की नियुक्ति को बताया, और इसी के साथ प्रदर्शन समाप्त हो गया। कुल मिलाकर अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज से जुड़े हैं तो मैंने 2 हफ्ते पहले ही कह दिया था कि इसका कोई असर नहीं होगा, प्रदर्शन से कुछ हासिल नहीं होगा, और फ्योदोरोव के रक्षा मंत्री रहने की कहानी भी वो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी है। सब कुछ उस पर आप पूर्ण विराम लगाया जा सकता है, यानी कुछ ही दिनों में फ्योदोरोव, कहा जा सकता है कि फ्योदोरोव ने एक ही समय में अपने पूर्व संरक्षक जेलेंस्की के साथ सबसे तीखा राजनीतिक संबंध तोड़ने में कामयाबी हासिल की और उसी सड़क गठबंधन का समर्थन भी खो दिया जो 1 महीने से उसे मंत्री पद पर वापस लाने की मांग कर रहा था। दूसरी ओर चुनाव की घोषणा तक फ्योदोरोव ने कई बार जेलेंस्की के प्रति वफादारी दिखाई थी और बर्खास्तगी के बाद उसने सार्वजनिक रूप से इनकार कर दिया। उसके सामने रखी गई दूसरी पदों से, जैसे कि राष्ट्रपति के सुधार सलाहकार का पद, उसने ये भी कहा कि उसने पैलेंटेड टेक्नोलॉजीज के साथ सहयोग की परियोजना को ठुकरा दिया था, उसी अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ जिसके साथ यूक्रेन की सेना ने उसके मंत्री रहते हुए ही सहयोग शुरू कर दिया था। यानी वफादार लेकिन सैद्धांतिक टेक्नोक्रेट का छवि फ्योदोरोव ने जानबूझकर और लगातार बनाई, यहां तक कि पूरी तरह से संबंध टूटने तक। याद करना चाहिए कि फ्योदोरोव मंत्री पद पर रहते हुए असल में किस वजह से याद किए जाते हैं, क्योंकि यही बताता है कि उनके पास इतना राजनीतिक प्रभाव और अमेरिकी टेक्नो दिग्गजों से संबंध क्यों हैं, जिन्हें वो अब अपने निवेश फंड के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहे हैं। इस साल कब्जे वाले इलाकों में रूसी सेना की प्रगति लगभग रुक गई है। इसका कारण है यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं द्वारा ड्रोन की मदद से बनाई गई रक्षा व्यवस्था। मध्यम दूरी के ड्रोन ने रूसी समूह की लॉजिस्टिक्स को नुकसान पहुंचाने और क्रीमिया में आपूर्ति काटने में मदद की। वहीं लंबी दूरी के हमलों ने रूस को लगभग 1/3 तेल रिफाइनिंग से वंचित कर दिया। फेदोरोव स्पेसएक्स और पलांटीर जैसी अमेरिकी कंपनियों के साथ करीबी व्यक्तिगत संबंध बनाए रखते हैं। उनकी व्यक्तिगत अपील पर इलॉन मस्क ने जनवरी में स्टारलिंक टर्मिनल्स को बंद करवा दिया जो रूसी सेना के पास अवैध रूप से मौजूद थे। इस बीच अब कीव अमेरिका से अनुरोध कर रहा है कि वो रूस की सीमा पर बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने वाले ठिकानों पर हमलों के लिए स्टारलिंक के इस्तेमाल की अनुमति दे। लेकिन फ्योदोरोव के अनुसार वो खुद इलोन मस्क को इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए। हालांकि रक्षा मंत्री के पद से हटाए जाने के बाद भी वो उनसे संपर्क में बने हुए हैं। इसके अलावा द अटलांटिक पत्रिका लिखती है कि यूक्रेन ने मॉस्को के हवाई अड्डों पर बड़े पैमाने पर हमले की योजना तैयार की है, जिसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्वायत्त ड्रोन के झुंड का इस्तेमाल करने की योजना बनाई गई थी। ऑपरेशन को कमजोर कर दिया गया था। यूक्रेन ने एक ही रात में 1000 तक छोटे और सस्ते ड्रोन लॉन्च करने की योजना बनाई थी। इनका मकसद था एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करना और मॉस्को के एयरपोर्ट्स को लंबे समय तक पंगु बना देना, ताकि अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस बस रूसी राजधानी के लिए उड़ान भरना बंद कर दें। इस तरह यूक्रेन को उम्मीद थी कि व्लादिमीर पुतिन को युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत पर लौटने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। लेकिन दी अटलांटिक के अनुसार जेलेंस्की ने इस तरह की योजना को कथित तौर पर ठुकरा दिया। हालांकि अब राष्ट्रपति कार्यालय में कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह बकवास है और ऐसी कोई योजना कभी थी ही नहीं। नतीजा ये है कि औपचारिक रूप से खुद फेदोरोव अमेरिका यात्रा के पीछे किसी भी राजनीतिक मकसद से इनकार करते हैं और जोर देते हैं कि ये केवल पश्चिमी धन जुटाने के बारे में है। वेंचर फंड, सिंक टैंक और सस्ती रॉकेट व फ्रंट की रोबोटाइजेशन से जुड़े स्टार्टअप्स के लिए, यानी उसी काम को आगे बढ़ाने के लिए जो वे रक्षा मंत्री के रूप में कर रहे थे। लेकिन खुद यात्रा का समय फेदोरोव और जेलेंस्की के बीच सबसे चर्चित राजनीतिक अलगाव के समय के साथ मेल खाता है, और यही संदर्भ युद्ध के दौरान चुनाव की मांग, राष्ट्रपति जेलेंस्की के करीबी लोगों में भ्रष्टाचार पर हमला, साथ ही अपनी ही सड़क आधारित गठबंधन का समर्थन खोना, जिन्होंने उसकी ही सोच को ठुकरा दिया। यही वजह है कि पत्रकारों को, जिनमें मैं भी शामिल हूं, बार बार उनसे उनकी यात्रा के असली मकसद के बारे में पूछना पड़ता है, सीधे इनकार के बावजूद।
यानी फ्योदोरोव कहते हैं, नहीं, आप क्या कह रहे हैं, ये बिल्कुल भी राजनीति के बारे में नहीं है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल राजनीति जैसा ही लगता है। यहाँ मैं विराम लगाता हूँ। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।